नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं हम अपनी यात्रा को पूरा करके। 2 तारीख को हमने ये यात्रा शुरू करी थी यहाँ से बॉम्बे एक्सप्रेसवे को लाइव टेस्ट करने के लिए कि इसमें अवैध काट, आवारा जानवर, बाइक, ट्रैक्टर वगैरह चलते हैं या नहीं। ये चेक करने के लिए हम यहाँ से निकले थे 2 तारीख को दिन में 10 बजे और उसके हमने वीडियो डाले, वो आपने देखे। और 3 तारीख को हमने उसको पूरा करके कोटा के पास हमने उसको छोड़ दिया। तो वहां तक का सफर हमारा बॉम्बे एक्सप्रेसवे का कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको बताऊं कि उस सफर के दौरान हमें क्या परेशानी आई। हम बाइक लेके निकले थे, तो बाइक के सफर के लिए जो जो तैयारी करनी चाहिए थी वो हमने पूरी नहीं करी थी। हमारे पास नॉर्मल शूज थे जो कि बाइक के सफर के लिए ठीक नहीं है। लॉन्ग शूज होने जरूरी है। नॉर्मल शूज होने की वजह से थकने के ऊपर हमारे पैरों में छोटी छोटी कंकरियां जो हवा के साथ लगती रही, उन्होंने पैरों में निशान छोड़ दिए, जैसे खरोंचे लग जाती हैं। दूसरा, हमारे हाथ में ग्लव्स नहीं थे, वो भी ग्लव्स यहाँ तक होने चाहिए। वो ना होने की वजह से बरसात के मौसम में जहरीले कीट पतंगे ज्यादा हो जाते हैं। जो पता नहीं किसी जहरीले कीड़े ने हमारी कलाई पे खाया, हमें पता भी नहीं चला, न दर्द हुआ। लेकिन जब हमने छोड़ा रोड को, उसके बाद कोटा के लिए निकले वहां से हम, तो मैंने अपने हाथ को देखा, हाथ बिल्कुल लाल हो गया। उसके जहर का असर, पेन नहीं था लेकिन बिल्कुल रेड, कोहनी तक का हाथ, दोनों हाथों में इतना फर्क, ये बिल्कुल रेड दिखाई दे रहा। समझ में आ नहीं रहा था कि हो क्या गया है। कहीं कोई दर्द नहीं, पेन नहीं। कुल मिलाकर दोस्तों, वो किसी जहरीले कीट पतंग ने, जो कि बरसात के मौसम में जंगल में हो जाते हैं, और बरसात के मौसम में ये काफी उग्र रहते हैं। तो करीब 4 दिन उसको ठीक होने में लगे और बड़ा अजीब सी इसकी कंडीशन हो गई थी, दिखा नहीं सकते थे। ऐसा अजीब हाथ लगता था।
आप ये समझ सकते हैं कि ऊपर की जो चमड़ी थी वो करीब 7 दिन में धीरे धीरे सारी उतर के साफ हो। अब भी थोड़ा बहुत हल्का निशान बाकी है, लेकिन अब बिल्कुल साफ है। तो ये बहुत ज़रूरी है बाइक। और मैं तो ये समझता हूँ कि बरसात के मौसम में तो आप लॉन्ग ड्राइव पे जाएं या ना जाएं, लेकिन आप कोहनी तक प्रोटेक्शन हाथों में लेना जरूरी है, क्योंकि चलते हुए कौन सा कीट पतंगा काट ले पता नहीं। तो वो सफ़र हमारा बॉम्बे हाईवे का लाइव चेक होने के बाद फिर हमने ये जो आगे का प्रोग्राम बना हमारा, वो उसके बाद ही बना कि चलो ये काम हुआ। लेकिन इसके बाद सावन का महीना जो था, प्रकृति की ओर क्या रंग है ये देखने के लिए हम आगे बढ़े। तो हमने अपने सफर को कोटा से चित्तौड़गढ़ के लिए रखा। रोड अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक समस्या जो हमें नजर आ रही थी, हमें अपने साथ ऐसा लगता था कि हमारी बाइक पंचर हो। 2 बार हमने बाइक को रोका, बिल्कुल ऐसे लगा पंचर हो गई, देखा तो पंचर नहीं, फिर चल पड़े। लेकिन हर बार हमें ये महसूस होता ही रहा। फिर हमने विचार किया कि ऐसा लग क्यों रहा है। तो दोस्तों नतीजे में पहुंचे, वो जो रोड था, उस रोड में कमी थी बाइक की। कुछ इस तरीके से सीमेंटेड रोड था वो, और उसमें लाइनें बनी हुई, और बाइक को चित्तौड़गढ़ तक स्मूथली उस पर चली ही नहीं। ओनली बाइक, वैसे कोई रोड में खराबी नहीं थी, लेकिन वो एक या तो इंजीनियरों की डिजाइनिंग, उसमें वो फर्क आया। टू व्हीलर के लिए वो रोड हमें बिल्कुल भी सही लगा नहीं। हालांकि और भी लोग चल रहे थे, तो मैंने 2 बाइक वालों को पूछा, उनको रोका, लेकिन भैया आपको इस रोड पे कोई परेशानी नजर नहीं आ रही? बोले हाँ जी, आपको ऐसे लग रहा होगा आपकी बाइक पीछे से हिल रही। मुझे आपको नहीं लग रहा, मुझे लग रहा, लेकिन क्या कर सकते। तो ये उस रोड में खामी है। उस जैसा रोड, रोड अच्छा है, लेकिन ये उसमें इंजीनियरिंग फॉल्ट है कि टू व्हीलर रोड पे स्मूथली चलता ही नहीं। चित्तौड़गढ़ जब वो हाईवे कंप्लीट हुआ, तब जाके हमें कहीं बाइक को चलाने में इजी लगा। वरना दोस्तों हमारे हाथ दर्द करने लगे, खाली इसलिए कैसे लगता था उसको रोकने के लिए, जैसे बाइक पंचर हो गया है, जैसे बड़ी स्मूथली चलना नहीं। तो ये उस रोड में खामी कहना चाहेंगे हम तो भाई मेरे को। हालांकि ऐसा हमें और कहीं नहीं मिला, लेकिन वो जो उन्होंने डिजाइन डाला है उसमें, वो डिजाइन बिल्कुल भी टू व्हीलर के लिए ठीक है नहीं। ऐसा महसूस होता रहता है कि स्लिप ना हो जाए, कहीं स्लिप ना हो जाए, क्योंकि आपकी बाइक स्मूथली चलती ही नहीं। कई बार तो लगा हमारे टायर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये रोड में कमी थी।
कभी आप भी रोड पे जाए तो ध्यान रखें इस बात, महसूस होगा आप। उसके बाद दोस्तों हमने अपने सफ़र को आगे बढ़ा दिया है अहमदाबाद। अहमदाबाद पहुंचे और हमने वहाँ 2 दिन स्टे किए। वहाँ रुकने के बाद हमने थोड़ा सा सफ़र में और इजाफा किया और हमने कहा कि सावन का महीना है तो चलो ओमकारेश्वर के लिए निकला जाए। दोस्तों कीट पतंगों की बात बता रहा था, यहाँ पे ये एक निशान अब भी है कि ठीक हुआ नहीं। ये भी रोड पे ही कीट पतंगों की ही देन है, जो पता नहीं चला, महसूस हुआ नहीं और वो अपना काम करके चले गए, लेकिन उसके निशान अभी है, हो जाएंगे। तो दोस्तों वहाँ से ओमकारेश्वर हम पहुँचे। सफ़र के वीडियो हैं सारे और सफ़र में हमें कोई परेशानी आई नहीं। ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के बाद अगले रोज वहाँ से हम उज्जैन के लिए निकले और हम शाम को वहाँ से उज्जैन पहुँच गए। उज्जैन हमने महाकालेश्वर जी के दर्शन किए, आपको भी कराए वीडियो हैं। वहाँ रात को दर्शन करने के बाद रूम में लेटे थे, तो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा वहाँ से रात को बना और वहाँ से हम निकले। हमने डिसाइड किया चलो महाराष्ट्र चलते। 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में ही हैं और हमें लगा कि यहाँ तक आ गए बाइक से हम, तो आगे ये भी कर सकते हैं। ऐसा हमने हिम्मत की और हमने फ़ोन करके घर पे इत्तला दे दी, क्योंकि बीच में रक्षाबंधन भी आ रहा था और आगे जाने का मतलब था कि हम रक्षाबंधन पे घर नहीं पहुंच पाएंगे। और उसके बाद हमने सफ़र को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों उज्जैन से हमने मैप पे देखा 750 किलोमीटर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो है पुणे के पास, सबसे पहले वहाँ चलेंगे और वहाँ से फिर वापस अपने तरीके से हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया और वहाँ से निकले। तो पहले दिन का सफ़र हमने एमपी के बाद महाराष्ट्र में हम शाम तक पहुँच गए। उस दिन हमें 2 जगह रास्ते में बरसात मिली। हाँ दोस्तों, रक्षाबंधन उस दिन था जिस दिन हम वहाँ से निकले, 9 तारीख उज्जैन से। तो रोड पे जैसे रक्षाबंधन के दिन माहौल होता है, बाइक पे जोड़े सफ़र कर रहे थे सब, जाहिर सी बात है राखी के लिए। बहनें अपने भाइयों के वहाँ जा रही थी, तो आम आदमी अपना सफ़र ज़्यादा बाइक से ही करता है, उसी में उसकी फैमिली थी। तो रोड पे थोड़ी सी बाइकों की आवाजाही ज़्यादा थी,
कुल मिला के हमने पहले दिन ही महाराष्ट्र में एंट्री करी। रात को वहाँ रुके, जिस होटल में रुके थे सुबह हमने उनसे सलाह ली। उन्होंने भी देखा भाई हरियाणा नंबर बाइक है, बड़े लंबे आए हैं ये लोग, तो उन्होंने भी पूछा, हमने बताया कि 3 ज्योतिर्लिंग हैं महाराष्ट्र के, ये हमें जो है पूरे करने हैं, आप सलाह दीजिए पहले कहाँ जाएं। तो फिर उन्होंने हमें सलाह दी, यहाँ से पहले आप घृष्णेश्वर महादेव जाइए और वहाँ से आप भीमाशंकर जाइए और भीमाशंकर महादेव से आप त्र्यंबकेश्वर आइए। इस तरीके से आपको ये रूट सही रहेगा। तो वहाँ से हमने घृष्णेश्वर के लिए फिर अपने सफ़र को आगे बढ़ाया और हम लगभग 1 बजे घृष्णेश्वर पहुँचे। वहाँ हमने दर्शन किए। वहाँ एक बड़ी अच्छी घटना घटी हमारे साथ, बताना चाहूँगा। पार्किंग में जब हमने अपनी बाइक को खड़ा किया तो वहीं एक प्रसाद फूल अपना बेचने वाले जो लोग हैं, एक लड़की पार्किंग में आ गई, बोले आप फूल ले लीजिए, 20 रुपए के हैं चढ़ाने के लिए। हमने कहा चलो तुम्हारी दुकान कहाँ है, वहीं चलते हैं, हेलमेट भी रखेंगे हम और जूते चप्पल भी वहीं उतारेंगे। बोले आ जाइए पीछे पीछे। दोस्तों उसकी दुकान पे चले गए हम, हेलमेट रख दिया हमने, जूते उतार दिए, हाथ वाथ साफ किए। तो जैसा कि होता है अक्सर प्रसाद बेचने वाले, फूल बेचने वाले, उसने वो टोकरियां जो 20 रुपए की बताई थी उसमें और सामान ऐड करना शुरू कर दिया और हम देखते रहे। वो बोलती रही ये है, ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का, और उसने टोकरियों को फुल कर दिया। मगर देखो भाई ये जितने का भी बना रही हो। बोले नहीं नहीं आप ले जाए। कुल मिला के दोस्तों हम दर्शन करके वापस आए, वो टोकरियां हमने उनकी खाली उनको लौटाई। तो एक और लड़का वहां बैठा हुआ था, मैं बोला ये कौन है, बोली ये मेरा भाई है। मैं बोला भाई कल रक्षाबंधन था, राखी बांधी इसने तुझे? बोले हाँ बांधी थी। अच्छा, अरे भाई हमें तो मौका ही नहीं मिला, हम तो सफर में थे। तो इतना सुनते ही दोस्तों वो लड़की गई और दुकान से राखी लेके आई, धागा, और उसने हमको राखी बांध। बोले मैं बांध, और राखी बांध दी दोस्त। मैं बोला आप बताओ। बोले अब कुछ नहीं बताना, भाई बहन का के बीच में पैसा वैसा कुछ नहीं। उसने जो वो प्रसाद वगैरह दिया था उसका पैसा बताया ही नहीं। खैर दोस्तों मैं कहा चलो प्रसाद नहीं, लेकिन भाई एक भाई के नाते राखी बांधने के उसमें मैं कि हम कुछ जो है फिर बताऊंगा नहीं हमने आपको क्या दिया उनको, लेकिन हमने अपनी तरफ से, उन्होंने प्रसाद के पैसे नहीं लिए, लेकिन हमने अपनी तरफ से उनको राखी बंधाई की दक्षिणा जो होती है वो दी। कितनी दी मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा,
अच्छा भी नहीं लगेगा। और वो वीडियो भी हमने वहाँ नहीं बनाया। इस सब का इमोशनल सा माहौल बन गया था। हाँ, उसने अपना नाम बताया। तो ऐसा भी हुआ। उसके बाद वहाँ से हम चले, हमने अपनी नाश्ता वास्ता किया और फिर बाइक लेकर निकलने लगे, तो वो रास्ते में फिर मिल गई जाते। वो रास्ते में मिली तो उसने कहा, बोले घर चलिए, आज आप हमारे घर रहें। मैं बोला नहीं, घर तो नहीं रह सकते हम, सफ़र हमारा लंबा है, फिर कभी आए फिर मिले। तो दोस्तों ऐसा भी वाक़या हुआ, वो भी महाराष्ट्र में। हम अक्सर टीवी पे न्यूज़ ये देखते रहते हैं भाई, कुछ भाषा को लेके ऐसा है मराठी हिंदी, लेकिन दोस्तों हमें बिल्कुल नहीं लगा कि हम महाराष्ट्र में हैं और यहाँ हिंदी नहीं। हर दुकान पे बोर्ड हिंदी में था। यहाँ तक कि उनके मकान जो बने हुए थे, उनके उन्होंने जो नाम रखे हैं, सब हिंदी में थे। और हमें कहीं कोई ऐसा नहीं मिला जिसने हमसे कुछ, या हमें महसूस भी हुआ हो भाई हम हिंदी में बात करते हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है या क्या। बिल्कुल भी महसूस ही नहीं हुआ हम महाराष्ट्र में। तो दोस्तों वहाँ से निकले हम और हमने अपना नेक्स्ट जो स्टॉप उस दिन रात को किया, तो महाराष्ट्र एक कापर गांव, कोपर गांव बोलते हैं, कापर गांव, शिरडी के नज़दीक। वहाँ हमने रात को लॉज में स्टे किया, होटल स्वास्तिक। और वहाँ से फिर अगले दिन निकले हम। तो रात को कोपर गांव से 4 बजे हम भीमा शंकर पहुँच गए, जो कि जैसा वहाँ मौसम था हमें कोई अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा भी मौसम हमें मिलेगा। ठंडा मौसम, बरसात। वहाँ जाने के बाद पता चला, एक बुजुर्ग महिला थी, छोटी सी दुकान कर रही थी, हम वहाँ रुक गए बरसात से बचने के लिए। फिर उन्होंने बरसात में चलने के लिए हमको एक वो पहनने का भी दिया, ऐसे उसके दिए हमने। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये बरसात कब तक रहेगी। उन्होंने बताया, बोले यहाँ सिर्फ 2 महीने गर्मी पड़ती है, मार्च अप्रैल मई, ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी बरसात ही पड़ती। और वो सर्दी के कपड़े पहन के बैठे हुए और हम हाफ शर्ट में थे। तो वहाँ जाएं आप तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, आप बरसात के से बचने के लिए और कुछ सर्दी से बचने के लिए भी आपको कपड़े कैरी करने पड़ेंगे। और बरसात से बचने के लिए तो आप अगर फोर व्हीलर में भी हैं, तो उसके निकलने के बाहर निकलोगे तो आप भीगो, वो इंतजाम आपको करना पड़ेगा। वहाँ से हम रात को 9 बजे दर्शन करके निपटे, क्योंकि सावन का महीना तो भीड़ भी एक्स्ट्रा होती। तो अगर आप सावन के महीने में जाते हैं तो भीड़ आपको मिलेगी मिलेगी, और सावन को थोड़ा निकाल के जाएं तो भीड़ कम मिलेगी।
रुकने में भी आसानी रहे। और बरसात के मौसम जैसा उन्होंने बताया था, मार्च के बाद, मार्च अप्रैल मई लगा लो, इस मौसम में वो कह रहे थे बरसात नहीं हो, तो वो मौसम भी चुन सकते हैं। तो दोस्तों, ये भीमा शंकर का सफ़र था। बाकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अभी हम भी आराम में हैं। लंबा सफ़र था, करीब 4000 किलोमीटर की बाइक हमने चलाई और हम 15 तारीख की शाम को वापस पहुँचे। 2 लोग थे। लेकिन दोस्तों, ड्राइव हमने खुद की। दूसरा साथी हमारा बैठने में मजबूत था पीछे, सहयोग बराबर रहा। तो 2-4 दिन थोड़ा बॉडी को भी सेट होने में लगेंगे। कई रोज हो गए थे, तो हमने सोचा वीडियो डालें। नेक्स्ट वीडियो फिर डालते हैं। उसमें और क्या परेशानी आई थी सफ़र में, वो आपको बताएंगे। और आप जाएं तो क्या आपको सावधानी, कहाँ कहाँ, कौन सा रूट, इसके बारे में जानकारी देंगे जो हमें फेस करना पड़ा। नमस्कार, धन्यवाद।